કેમ છો भाइयों बहनों, केम छो? मज़े में हो ना? तो आइए, अब आपका भाई केडी प्रसाद सामने आ गया है। भाइयों बहनों, आपने तो कमाल कर दिया। इतने कम टाइम में चैनल को इस तरह का ग्रोथ देना, बाप रे बाप। भाइयों बहनों, चलिए इस कमाल को आप बरकरार रखें और कंटिन्यू जुड़े हुए रहें, और साथ ही साथ आप रेगुलर स्टडी करते रहें। आपकी प्यार दुलार हमें बहुत मिल रहा है, काफ़ी एनर्जी भी मिल रही है, और इस एनर्जी को हम अपने काम में यूटिलाइज भी करने जा रहे हैं। तो आज सबसे पहले जो आपके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें मैंने देखा है कि क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपको सॉल्व कर दिया जाए तो ऑलरेडी सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा बच्चा लोग कुछ फ़ोन करके बताया भी था कि सर 6 नंबर में प्रॉब्लम चल रहा है, बाकी सब बन गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको सॉल्व करते हैं, और उसके बाद फिर हम अपने फिजिक्स की दुनिया में अपने स्टाइल में चलेंगे, और आप इसका मज़ा लेते रहिए। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 हम देखता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये थोड़ा देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए पीत बॉल कैरिंग ए चार्ज दिया गया है। ए बेटा, इस पर तो तुम दिया चढ़ा रहे, इधर 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 आ। देखिए देखिए देखिए, मेरा मास्टर आ गया। अरे तो कैसे वहाँ क्या टाइप कर दिया बताओ तो? ये ज़्यादा डार्क टाइप कर दिया तो कैसे होगा बोलो तो? चलो हट देख लेते हैं, जा। तो लीजिए, आइए हम इस पर चलते हैं। एक पीत बॉल है, उस पर चार्ज है 6 माइक्रोकूलम। आपके पास टाइप होके गया है 6 माइक्रोकूलम, इन्होंने टाइप किया है 6 नैनोकूलम। तो किसी एक पर लेकर हम बनाते हैं। सस्पेंडेड बाय द इंसुलेटेड थ्रेड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर when a uniform electric field is applied in horizontal direction, the ball is found to be deflect 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टिकल से बॉल 2 सेंटीमीटर डिफ्लेक्ट हो जाता है। इफ मास ऑफ द बॉल इज 0.5 ग्राम, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एंगल मेड बाय द थ्रेड विद द वर्टिकल। तो ये क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी आपके पास है भी, और हम रीड भी कर दिए हैं। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करता हूं, फिर आगे बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ये। एक रिजिड सपोर्ट में एक थ्रेड के द्वारा एक स्मॉल बॉल को लटकाया गया है। इसका मास है 0. यहां लिख देता हूं m, और m का वैल्यू डाल दे रहे हैं। मास है 0.5 ग्राम, और उस बॉल पर जो चार्ज है, यहां पे चार्ज हम देते हैं Q। उसका जो चार्ज है 6 नैनोकूलम लेके चल रहे हैं। 6 नैनोकूलम टाइप किया है, इसलिए 6 नैनोकूलम लेके चल रहे हैं। और इसका लेंथ जो है थ्रेड का, वह है 50 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो देखिए। कहता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, जैसे देखो पहले लटक रहा था, इसमें बॉल है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो बॉल डिफ्लेक्ट हो जाता है। कितना? 2 सेंटीमीटर। तो चलिए यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए, और ये बॉल डिफ्लेक्ट हो चला आता है 2 सेंटीमीटर पर, यानी ऐसा यहां पर चला आता है, और ये 2 सेंटीमीटर आपका है। तो मास वही रहेगा ना, यहां पर चार्ज वही रहेगा Q। तो कहता है कि आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं
उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड बताइए, और ये जो एंगल यहां बन जा रहा है इस एंगल का वैल्यू बताइए। तो आपसे डिमांड क्या क्या है, इंटेंसिटी का वैल्यू और साथ ही साथ डिफ्लेक्ट होने के बाद कितना एंगल बना रहा है वो डिमांड है। तो इन दोनों को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे इस पॉइंट पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले पता लगाओ कौन कौन से फोर्स लग रहा है। देखिए एक फोर्स नीचे mg और दूसरा यहां चार्ज है q, प्लस में दिया गया चार्ज, तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इंटेंसिटी के डायरेक्शन में, आप ये देख रहे हैं। और साथ ही साथ इस थ्रेड में डेवलप होगा टेंशन। अब बताओ यहां पर 3 फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इन तीनों में किसको रिजॉल्व करेंगे? आपको अंदाजा पूरी तरह से है कि सर T को रिजॉल्व कर दीजिए, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये एंगल थीटा बन जाएगा अल्टरनेट एंगल, और ये कंपोनेंट इधर आ जाएगा, यहां पर T cos थीटा, थीटा के बगल वाला है, और ये देखिए यहां लिख दे रहे हैं T sin थीटा, और ये 2 सेंटीमीटर पर जाकर स्टे किया हुआ है, रुका हुआ है, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगा, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, पहला इक्वेशन हम लोग का बनेगा Q इक्वल टू T sin थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा बनेगा mg इक्वल टू T cos थीटा। अब हम इसको इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। अब यहां सॉल्यूशन की बात है, सिंप्लीफिकेशन की बात है, ये हो जाएगा QE बाई mg, और यहां पे T sin थीटा डिवाइडेड बाय T cos थीटा, ये T से T कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, QE बाई mg, और बताओ जी यहां कितना बनेगा, tan थीटा, साइन बाई कॉस, जूनियर क्लास से जानते हैं tan थीटा। अब हम देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटेंसिटी निकालना है। क्या क्या गिवेन है, चार्ज गिवेन है, नैनो है, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, मास ग्राम में है, इसको आप केजी में ले आइए। चलिए ठीक है, तो यहां से हमें E फाइंड आउट करना है, E इक्वल टू हो जाएगा mg tan थीटा बाई Q। बस इसे केवल सॉल्व करने की जरूरत है प्यारे भाइयों बहनों। मास का वैल्यू बताओ, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3। जी का वैल्यू बताओ, बचपन से 9.8 होता है, बार बार बोलते रहते हैं, 10 ले लेते हैं फॉर बेटर सिंप्लीफिकेशन। tan थीटा होता है P बाई H। इस ट्रायंगल को देखिए ऐसे, ये P बनेगा, P बाई B होता है tan थीटा का, तो ये हमारा P है और ये हमारा क्या है B। तो P कितना है 2 और B कितना है 50, और चार्ज का वैल्यू डाल दीजिए। चार्ज का वैल्यू कितना बताओ, 6 इंटू 10 टू द पावर -9, और इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए भाइयों बहनों, इसके लिए भी 10 आ जाएगा, तो इसको ऐसे कैंसिल करो, ये 10 हो जाएगा, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 है और ये 6 है, और ये पावर का हिसाब किताब कर लो। देखो ये 10 टू द पावर -9 और यहाँ पर है, तो ये बचेगा -8, और यहाँ 10 टू द पावर -3, तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको कटिंग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/3 10 टू द पावर, ये -8 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा ना, तो -5, इतना कुलम चार्ज। चार्ज नहीं है, इंटेंसिटी है, तो न्यूटन पर कुलम हो जाएगा। ये हमारा इंटेंसिटी हो गया। तो आपने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना अप्लाई होना चाहिए, तो 1/3 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन पर कुलम। इतना फील्ड जैसे अप्लाई करेंगे, ये 2 सेंटीमीटर पर जाकर के स्टे हो जाएगा, रुक जाएगा। ये था आपका होमवर्क।
एक बार फिर से जरा देख लें, रफ आइडिया, बहुत कम टाइम में। पहले ये लटक रहा था और इलेक्ट्रिक फिर अप्लाई किया तो कहता है 2 सेंटीमीटर पर जाकर के रुक जाता है। तो कहता है बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। डाटा हमारे पास गिवेन था, ग्राम में था, केजी में लाए, नैनो में था, कुलम में लाए, और इंटेंसिटी निकालना है, थीटा निकालना है। हमने दिखाया कौन कौन से फोर्स लग रहा है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में इक्वेशन तैयार किया, देखिए आपके सामने है। डिवीजन करने के बाद यहाँ tan थीटा आ गया, हमें इंटेंसिटी निकालना तो मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड होगा, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर सबका वैल्यू किए हैं, इसके बाद बच्चा का काम है। एंड इसमें एक चीज और चल सकते हैं, tan थीटा तो निकाल ही लिए थे, लेकिन यहाँ फिर से रख दीजिए, P/B होना है तो 2/50, इसको कटिंग कर दो 25, तो tan थीटा इक्वल टू 1/25। लेकिन आपसे थीटा डिमांड कर रहा है तो यहाँ से इन्वर्स मार दीजिए, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/25। ये था हमारा आंसर। इंटेंसिटी भी निकल गया और एंगल भी निकल गया। तो अब मैं समझता हूँ जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से आपसे बन जाएगा। और अब यहाँ से आगे हम इलेक्ट्रिक डायपोल की दुनिया में बढ़ेंगे, बस आप ध्यान दीजिएगा। तो लीजिए, अब आपका आज का जो टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक, वो है इलेक्ट्रिक डायपोल, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के हिसाब से भी। और इसको ऐसा कंसेप्ट बनाएंगे ताकि कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चन को भी आप बड़ा आसानी से क्लिक कर सकें। तो आज का टॉपिक हम इलेक्ट्रिक डायपोल स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जरा सोचिए, इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल की फॉर्मेशन कैसे हो सकता है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है? किस कंडीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन माना जाएगा, किस कंडीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन माना नहीं जाएगा? ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है भाइयों बहनों। एक इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन होने के लिए पहला कंडीशन है 2 पॉइंट चार्ज होनी चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर। और सबसे बड़ी कंडीशन है दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन बहुत ही कम होनी चाहिए, वेरी स्मॉल। और अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाइड करे तब उस सिस्टम का नाम, उस असेंबली का नाम, उस कॉम्बिनेशन का नाम हम रखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। मैंने क्या क्या बोला वो जरा गौर करेंगे। 2 पॉइंट चार्ज होनी चाहिए, ध्यान लगाएंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर, दैट इज अ साइन। और सबसे बड़ी कंडीशन है दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन बहुत ही कम होनी चाहिए, वेरी क्लोज टू द जीरो। और अगर ऐसा होता है तो इसी कॉम्बिनेशन का नाम हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। मैं बोर्ड पर कुछ रफ करता हूं, जरा बताइएगा इलेक्ट्रिक डायपोल बन रहा है कि नहीं। यहां पर एक चार्ज हम ले लेते हैं -4 माइक्रोकूलम का, यहां पर ले लेते हैं -4 माइक्रोकूलम का, और हम कहते हैं आप इमेजिन करो सेपरेशन बहुत कम है। डायग्राम में थोड़ा दूर दिखा रहे समझाने के लिए, सेपरेशन पॉइंट पे हम और आगे चलेंगे। क्या बताओ इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्मेशन बनेंगे? आप कहेंगे सर नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन साइन भी सेम है, जबकि साइन अपोजिट होना चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2, यहां पर -4 माइक्रोकूलम और यहां पर +4.4 माइक्रोकूलम ले लेता हूं, और ये मान के चलो सेपरेशन बहुत ही कम है। क्या इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन होगा? आप सोचते होंगे साइन तो अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड इस बार इक्वल नहीं है, जबकि मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। क्या इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। चलो एक और देखता हूं, यहां पर हम कहना चाहते हैं कि चलिए -4 माइक्रोकूलम और यहां +4 माइक्रोकूलम, और हम कहते हैं कि चलो सेपरेशन बहुत ही कम मान के चलो, उस पॉइंट पे दिमाग मत लगाओ। क्या कहोगे इलेक्ट्रिक डायपोल बन रहा है? कहेंगे जी हाँ, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सारा कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन के लिए अब हम आगे और बढ़ते हैं।
तो चलिए ये समझ रहे हैं आप कैसे डायपोल का फॉर्मेशन होगा। तो लीजिए यहां पर एक माइनस क्यू ले लिए और यहां एक दूसरा प्लस क्यू ले लिए। सेपरेशन के बारे में बार बार बोल रहे वेरी स्मॉल है, ये आप एज्यूम करके चलें, प्रैक्टिकली आपको हम बताएंगे। यहां माइनस क्यू, यहां प्लस क्यू, मैग्नीट्यूड सेम, साइन अपोजिट, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल बन रहा है। इसके मिडिल पॉइंट को हम कुछ मान लेते हैं, ओ कह देते हैं। सेपरेशन बहुत ही कम है लेकिन उसके बावजूद भी हम 12 मान रहे हैं। ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा कि सर सेपरेशन कम है तो डीएल कहो, आप तो हद कर दी, एल भी नहीं कहे, आपने 12 कह दिए। इसलिए कह रहे हैं कि इससे जब रिलेटेड डेरिवेशन करेंगे, इससे रिलेटेड जब न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन सिंपल और सटीक हो, उसके लिए मैंने 12 कह दिया, ताकि इसका हाफ करेंगे तो एल और एल हो जाएगा। अब यह इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन हो गया, जरा हम इसका नेट चार्ज निकालना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल का नेट चार्ज कितना होगा? यहां पर माइनस क्यू और प्लस क्यू इक्वल टू 0। जी हां, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस पर नेट चार्ज ऑलवेज और ऑलवेज 0 होगा। एक बच्चा को किसी टीचर ने क्वेश्चन पूछा Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0, व्हाट मीन्स दिस? इसका मतलब क्या है? तो बोला बच्चा कि सर ये दोनों मिलके बना सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। कैसे? आप लिख सकते हैं Q1 इक्वल टू माइनस Q2, या आप लिख सकते हैं Q2 इक्वल टू माइनस Q1। एक जितना प्लस है उतना ही दूसरा माइनस है, दैट्स व्हाई ये दोनों मिलके बना सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हम इलेक्ट्रिक डायपोल का कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल का कौन कौन से एग्जाम्पल है, कैसे सेपरेशन बहुत ही कम है। लेकिन उससे पहले डेफिनेशन सुनो, मैंने क्या बोला? 2 पॉइंट चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन साइन एंड सेपरेशन शुड बी वेरी स्मॉल। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस having same magnitude, opposite in nature and separation should be very small, then this combination is called electric dipole. प्रैक्टिकल एग्जांपल लीजिए, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग साधारण नमक कहते हैं। आजकल गर्मी के दिन में नमक और चीनी पानी मिला करके पीने का काम करते हैं, इससे थोड़ा एनर्जी बन जाता है। NaCl आपका है सोडियम क्लोराइड, यह इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन करेगा। आप कहिएगा सो कैसे सर? हम तुरंत चलेंगे। और एग्जांपल लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और एक एग्जांपल लीजिए लाइफ पार्टनर का। अब बच्चों लोग सोचता होगा सर लाइफ पार्टनर का एग्जांपल अभी से कहां से ले लें? अरे मैं उस लाइफ पार्टनर की बात कर रहा हूं जो रियल लाइफ पार्टनर होता है, डुप्लीकेट की बात नहीं कर रहा हूं। वो है H2O, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, ये लाइफ पार्टनर है और ये बनाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। कैसे बनाता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहले NaCl पर आइए, देखिए ये Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, इतना दूर तो होता नहीं है। नमक का एक दाना में Na प्लस भी है और Cl माइनस भी है, तो ये तो देख ही पा रहे हैं कि इस पर जितना प्लस है उतना इस पर माइनस है। और जो बात सेपरेशन की चल रही थी, जरा सोच लीजिए, नमक के एक दाना में Na प्लस है और Cl माइनस है, तो सेपरेशन कितना ज्यादा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन होने के लिए सेपरेशन बहुत ही कम होनी चाहिए। इसी तरह कहानी होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। लेकिन चलिए सबसे मजेदार बात, लाइफ पार्टनर की बात करता हूं, ये कैसे बनाता है। यहां O पर -2 और H प्लस, और यहां भी H प्लस, इसको मिला दीजिए, उसका हाफ पार्ट लीजिए ऑक्सीजन का, इसका पूरा पार्ट, तो -1 होगा ना। अगर -2 है उसका हाफ पार्ट लेंगे तो कितना होगा? -1, और इसको भी मिला दीजिए। अब यहां देखिए 2 इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। और प्यारे भाइयों बहनों, इन दोनों इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच में एंगल बनता है 105 डिग्री का। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आ जाता है तो जवाब आप दे सकते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए राइट द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, आप ले सकते हैं NaCl, HCl, H2O, CO2, NH3, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं।
तो ये हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिक डायपोल। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दो इलेक्ट्रिक डायपोल है, बताओ कौन सा बेस्ट क्वालिटी का है। आप कहेंगे इस जवाब कैसे हम देंगे। हम कहेंगे दो पर्सन खड़ा है, बताओ कौन बेस्ट क्वालिटी का पर्सन है। तो आप कहेंगे सर ये कैसे जवाब देंगे, उनके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे, स्ट्रेंथ जानेंगे, वीकनेस जानेंगे, तभी तो अंदाजा लगा पाएंगे कि वो कौन बेस्ट क्वालिटी का है। ठीक उसी प्रकार अगर दो डायपोल दिया हुआ है, कौन बेस्ट क्वालिटी का है, तो उसका भी स्ट्रेंथ जानने का एक टेक्निक होना चाहिए। उस टेक्निक का नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, ये बताता है डायपोल के स्ट्रेंथ को, डायपोल कितने स्ट्रांग है, वो कितना स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, उसकी डायपोल मोमेंट के वैल्यू से हम पता लगा सकते हैं। आइए देखता हूं कैसे निकाला जा सकता है। ए माइनस क्यू और ए प्लस क्यू, ये मिडिल पॉइंट, सेपरेशन को 12 मान के चल रहे हैं। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका मेजरमेंट कैसे होगा, इसकी डायरेक्शन किधर होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। पहले मेजरमेंट सीखिए। इसको मापने का तरीका है, दोनों पोल में से किसी एक पोल के चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो। तो आप कहेंगे ले लिए, मैग्नीट्यूड ले लिए, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उससे मल्टीप्लाई कर दो। चलो उसको भी मल्टीप्लाई कर दिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब Q इंटू 12। यहां पर मॉड हम लगाएं तो बहुत बच्चे सोच रहे होगा चार्ज तो स्केलर है, क्यों मॉड लगाएं, क्योंकि एक जगह माइनस होता है और एक जगह प्लस होता है, इसलिए मॉड लेके दिखाने की कोशिश किए। तो P इक्वल टू एक फॉर्मूला बन गया Q इंटू 12। इससे मुझे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पता चलेगा। तो किसी भी डायपोल का डायपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट होता है, तो यही इसका फॉर्मूला है। It is measured by the product of magnitude of charge of either pole and separation between the pole। उसके सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका मिल जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा और हमेशा नेगेटिव पोल से होता है पॉजिटिव पोल की ओर। अब रहा सवाल डायपोल स्ट्रॉन्ग कब होगा, तो सीधे कहेंगे जब P का वैल्यू ज्यादा होगा। P का वैल्यू ज्यादा बनाने का क्या क्या तरीका हो सकता है, तो कहेंगे Q बढ़ा दो, 12 बढ़ा दो। लेकिन ध्यान रखना कभी बढ़ाने के चक्कर में बहुत कुछ घट भी जाता है। कंडीशन है डायपोल बनाने का सेपरेशन बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए। तो आप P बढ़ाने के चक्कर में 12 नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर 12 बढ़ा दिए तो डायपोल ही नहीं बनेगा। तो भाइयों बहनों, P बहुत लार्ज हो, इसके लिए कंडीशन है Q को बहुत लार्ज कर दो, 12 को बहुत ही छोटा कर दो, 0 के आसपास। और ऐसा करने से जो डायपोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट डायपोल इज कॉल्ड आइडियल डायपोल। उसको हम लोग आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल, बोलेंगे दैट डायपोल इन विच Q टेंड्स टू इनफिनाइट एंड 12 टेंड्स टू 0, सच डायपोल इज कॉल्ड आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल। ये डायपोल मोमेंट से आगे बढ़ते हुए हम आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल की ओर बढ़ रहे हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपसे आइडियल डायपोल का डिफिनेशन पूछता है तो यही बोलेंगे कि दैट इलेक्ट्रिक डायपोल इन विच Q टेंड्स टू इनफिनाइट एंड 12 टेंड्स टू 0 इज कॉल्ड आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल। बट प्रैक्टिकली आइडियल कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए प्रैक्टिकली आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं होता है। सारे डायपोल को हम लोग जनरल डायपोल मान के चलते हैं। अब जरा सिंपल बात यहां समझ लीजिए, इसका यूनिट जान लीजिए। चार्ज का यूनिट कूलम, इसका मीटर, तो डायपोल मोमेंट का यूनिट हो गया कूलम मीटर। इसे गलती से ऐसे मत लिखना, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। इसे गलती से ऐसे मत लिखना, ये हो जाएगा मिली कूलम। इसे लिखना होगा C'(m). डायमेंशनल फॉर्मूला जानो ITL, तो ध्यान रहे इसका यूनिट होता है कूलम मीटर और डायमेंशनल फॉर्मूला ITL। लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका ऑपरेशन वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग ही होगा। वेक्टर लॉ आप जानते हैं,
जैसे अगर एक ही जगह पर दो डायपोल बनेगा और दोनों डायपोल का डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम रहेगी तो नेट वैल्यू के लिए प्यारे भाइयों बहनों प्लस कर देना, और अगर अपोजिट रहेगा तो आप क्या कर देंगे माइनस। अगर P2 ज्यादा रहेगा तो P2 माइनस P1। और अगर कहेंगे सर डायरेक्शन सेम भी नहीं है, अपोजिट भी नहीं है, एंगल बन रहा है, तो कैसे बनेगा? अंडर रूट P1 के स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा, and it is set on the resultant formula। तो अब इस पर कुछ क्वेश्चन लगा के दिखाते हैं तो आप ये समझ जाएंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे निकाला जाता है। लेकिन एक बार रफ आइडिया 1 मिनट के अंदर में, एक इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन करने के लिए 2 पॉइंट चार्ज होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड में सेम, नेचर में अपोजिट और सेपरेशन बहुत ही कम। रहा सवाल डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो इसका मापने तरीका है दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज ले लो और दोनों सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर दो। अब रहा आइडियल डायपोल क्या है, उस डायपोल को आइडियल बोलेंगे जिसमें Q का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है और 12 का वैल्यू बहुत ही कम होता है। 12 हमेशा कम होता है, वैसे डायपोल का नाम होता है आइडियल डायपोल। तो ये समझने के बाद अब हम आगे इस पर न्यूमेरिकल अप्लाई कर रहे हैं, इसको आप देखते रहिए। देखिए इसमें जो है पहला क्वेश्चन हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर लेकर चल रहे हैं, इसको आप ध्यान लगाइएगा। यह एक डायग्राम गिवन है और इस डायग्राम में कहता है आप निकालिए नेट डायपोल मोमेंट, यही क्वेश्चन कहता है। फाइंड द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहले पता लगाओ इसमें कितना इलेक्ट्रिक डायपोल बन रहा है। मेरे वर्ड को पकड़िए कस के। सबसे पहले पता लगाओ कितना इलेक्ट्रिक डायपोल बन रहा है। क्या ये दोनों बनाएगा? कहेंगे नहीं, माइनस माइनस है। क्या ये माइनस Q और ये प्लस 2Q दोनों मिलके बना देगा? कहेंगे नहीं। क्या ये बना देगा? कहेंगे नहीं। तो कैसे बनेगा? अभी H2O की बात कर रहे थे, इसका डिवीजन करो। क्या 2Q को हम Q और Q समझ सकते हैं? कहेंगे जी हाँ, तो उससे एक डायपोल बनेगा। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होता है नेगेटिव से किधर? पॉजिटिव की ओर। तो ये हो गया P1, इधर से गया। अब यहाँ एगो Q बचा और यहाँ माइनस Q, इधर हो गया P2। और चूंकि तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। सबसे पहले P1 निकालो। हम P1 निकालना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड के टर्म में ले लीजिए आप। तो दोनों में से किसी एक का लेना है तो Q, यहाँ पर इसके संबंध में Q ही समझिएगा। और लेंथ कितना है? कहिएगा 2L, वहाँ 12 माने थे, यहाँ पर कितना है? L, तो L हो गया। अब इसको सिर्फ लिख दीजिए Q इंटू 12, दिस इज इक्वेशन 1। अब इसी प्रकार यहाँ निकालिए। चलिए P2, दोनों में से किसी एक का चार्ज ले लीजिए, Q लेंथ L, सिर्फ लिखिए QL, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बताओ प्यारे भाइयों बहनों, दोनों डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम है? अरे सेम है, अपोजिट है? कहेंगे नहीं, ये तो एंगल बन रहा है। देखिए ऐसे, तो एंगल बन रहा है तो क्या निकालेंगे? नेट डायपोल मोमेंट। प्लस कर दूं, माइनस कर दूं, क्या करूं? फार्मूला लगा दीजिए। लीजिए P1 के स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। आप ये बताएं P1 और P2 का वैल्यू इक्वल है कि नहीं? कहेंगे जी हाँ है। रुको जी, तो यहां पर ऐसा हो जाएगा P1 का स्क्वायर 2P1 cos 60 डिग्री। तो यहां पर हो जाएगा P इक्वल टू, ये हो जाएगा 2P1 स्क्वायर और इधर भी होगा 2P1 स्क्वायर cos 60, वैल्यू बनाओ 1/2, कट गया। कितना आएगा? 3P1 स्क्वायर रूट 3P1। बताइए आप P1 का वैल्यू जान रहे हैं? QL, दिस इज द आंसर। ये हो गया इस सिस्टम का, इस असेंबली का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का टोटल वैल्यू, नेट वैल्यू। तो इसको नोट करें, फिर हम इस पर एक क्वेश्चन और लगाते हैं। अब देखिए नेट डायपोल मोमेंट आपसे डिमांड कर रहा है और डायग्राम गिवन है।
इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं ये ज़रा सोचिए। आप इस पर थिंकिंग कीजिए। इस पूरे डायग्राम का बताना है नेट डायपोल मोमेंट। अभी जो आप कंसेप्ट सीखे थे उस कंसेप्ट पर न्यूमेरिकल कैसे अप्लाई होता है और दोनों मिलके पूरी कंसेप्ट कैसे क्लियर होता है, उसी संदर्भ में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे प्लस क्यू हाँ -3q है। तो हमारा पहला टेक्निक क्या था, पता लगाओ कितना डायपोल बन रहा है। स्टेप नंबर 2, सारे डायपोल का निकालो डायपोल मोमेंट। उसके बाद हम लोग निकालेंगे नेट डायपोल मोमेंट। चलिए हम सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये दोनों बनाएगा डायपोल, कहेगा नो, ये दोनों बनाएगा नो, ये दोनों बनाएगा नो। तो डिवीजन करेंगे किसको, -3q को। चलिए एक इधर आ जाएगा, ये +q और एक -3q। बच्चों समझने के लिए ऐसे कर दो, -q। आपको समझने के लिए ऐसा कर रहा हूं, आप केवल सोच सकते हैं। तो एक इधर आ जाएगा, इसको P1 और एक इसके साथ बनेगा, इसको P2, एक इसके साथ बनेगा, इसको P3। सुंदर क्वेश्चन है, बोर्ड में आया था एक बार, पॉसिबिलिटीज भी बनता है। क्या क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों का वैल्यू निकालो। अच्छा ये डायगोनल कितना होगा बताओ जी, कहेंगे √2l। P1 निकाल रहा हूं, इन दोनों में से किसी एक का 4 ले लेंगे, Q। इसके टाइम में 3q नहीं समझे, Q और वहां -q। लेंथ कितना l, ये हो गया QL, इक्वेशन नंबर 1। आप निकालते हैं P2, यहाँ Q और यहाँ भी Q है, -3 को बंटवारा हो गया तो Q इंटू L की √2l, कहेंगे √2l। तो Q इसको ऐसे लिखिए, Q, चलो ठीक है ऐसे रहता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 अब यहाँ निकालिए, P3, ये तो सिंपल है, QL हो गया। इक्वेशन नंबर 3, भाइयों बहनों P1 और P3 देखो इक्वल है, तो यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 P1 इक्वल टू P3। इससे फायदा क्या है, जहाँ P1 रहे वहाँ P3 डाल सकते हैं, या P3 जगह P1 डाल सकते हैं। आप कहिएगा कि सर आप तो दो डायपोल के लिए डायपोल मोमेंट निकालने के ट्रिक्स बताए हैं, लेकिन यहां तो 3 बन गया। तो रिजल्टेंट की कंसेप्ट चलते आ रहा है। 3 को डायरेक्ट फॉर्मूला तो है ही नहीं, पहले 2 को एक रिजल्टेंट निकालो, किसका किसका, P1 और P3 का रिजल्टेंट निकालो। देखो P1 इधर गया, P3 इधर गया, इसका रिजल्टेंट इधर आएगा। इसका रिजल्टेंट का नाम रखो P13। इससे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा P1 और P2 का। तो अब लिखेंगे रिजल्टेंट ऑफ P1 एंड P3। ये टोटल एंगल कितना बनेगा जी, आप खुद बोलिए, हम कुछ बोलने वाले नहीं है। क्या 90 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये हो जाएगा P1 का स्क्वायर P3 का स्क्वायर +2 P1 P3 cos कितना 90। तो बोलिए तो खत्म हो जाएगा ना। अब यहां पर P1 और P3 इक्वल है, P1 स्क्वायर, ये छोटा भीम बन गया। तो यहां कितना हो जाएगा 2P1 स्क्वायर, लीजिए √2 इंटू क्या P1। क्या P1 जान रहे हो, कहेंगे हाँ, QL इक्वेशन 4। क्या आंसर आ गया, कहेंगे नहीं। अभी क्या हुआ, अभी P1 और P3 का रिजल्टेंट निकाले, जो कि इधर आया, किसके डायरेक्शन में, P2 के डायरेक्शन में। तो अब हमें चाहिए पूरा सिस्टम का नेट डायपोल मोमेंट। नेट डायपोल मोमेंट, चलो इसको P बोल दे रहा हूं। बताओ इन दोनों डायरेक्शन सेम है या अपोजिट, कहेंगे सर सेम है, तो प्लस कर दीजिए सर जी। P2 का वैल्यू बताओ कितना है,
P2 वैल्यू बताओ कितना है, यहाँ पर है, इसको ऐसे लिखो रोटो QL प्लस P113 कितना है जी, यहाँ पर वही है रोटो QL, ये हो जाएगा टो रोटो QL। आंसर ये है इसका जवाब प्यारे भाइयों बहनों। तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे बनता है नेट डायपोल मोमेंट निकालने का कंसेप्ट। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होता है उसकी इंटेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको आप नोट करें, हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के रिस्पेक्ट में पॉइंट का नेमिंग पहले समझ लीजिए। आपसे क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इंटेंसिटी निकालिए, लेकिन किसी न किसी पॉइंट का वहां पे डिस्कशन रहता है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि डायपोल के रिस्पेक्ट में पॉइंट का नेमिंग कैसे होता है, पॉइंट का नामकरण कैसे किया जाता है। उस नेम को अगर समझ जाएंगे तो हम इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। देखिए डायपोल हम बनाते हैं दो केस में, बढ़िया समझिएगा। जैसे यहाँ डायपोल है, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये इसका मिडिल पॉइंट। डायपोल मोमेंट हमेशा माइनस से प्लस की ओर ध्यान लगाएंगे आप। अभी 12 की जरूरत नहीं है, फिलहाल हम रख देते हैं ऐसे। पहला नंबर जानिए, एक टर्म आता है एक्सियल लाइन। तो अगर डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में कहीं भी जाएं, हम क्या बोल रहे हैं, वर्ड पकड़िए, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में कहीं भी जाएं उसका नाम होता है एक्सियल लाइन। तो इधर अगर हम चलते चला जाएं ऐसे ऐसे, मान लो यहां पर पॉइंट हम M ले लेते हैं, जनरली पॉइंट को P कहते हैं, लेकिन चूंकि यहां डायपोल मोमेंट भी P से रिप्रेजेंट हुआ है इसलिए हम पॉइंट का नाम M रख रहे हैं। तो अभी M है एक्सियल लाइन में, M है कौन लाइन में, एक्सियल लाइन में। अब अगर हम एक पॉइंट इधर ले लें, ध्यान लगाइएगा, यहां पर पॉइंट लेते हैं हम, तो इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। आप कहेंगे सर कैसे कहेंगे, कौन होगा एक्सियल लाइन, कौन होगा इक्वेटोरियल लाइन। एकदम ध्यान से सुनेंगे, पूरा हार्ड कंसंट्रेशन। अगर अलोंग द एक्सिस जाते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव कहीं भी जाइए, वो कहलाएगा एक्सियल लाइन। और डायपोल के मिडिल पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे कहीं भी, उस पॉइंट का नाम होता है इक्वेटोरियल लाइन। उसका नाम होता है ब्रॉड साइड पोजीशन। इसको हम लोग एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, इसको हम लोग ब्रॉड साइड पोजीशन भी कहते हैं, ब्रॉड साइड पोजीशन। लेकिन इन दोनों के अलावा एक पॉइंट की चर्चा और होती है। अगर पॉइंट मान लो यहां ले ले हम, पॉइंट हम इधर ले ले, पॉइंट हम इधर ले ले, तो इस पॉइंट का नाम होता है प्यारे भाइयों बहनों एनीवेयर एट जनरल पॉइंट। तो तीन केस में इंटेंसिटी निकालने की जरूरत पड़ता है डायपोल के कारण। तो ये हमारा हो गया एनीवेयर या जनरल पॉइंट, ये हमारा जनरल पॉइंट है। कहिएगा सर क्या गारंटी है डायपोल हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। हम आपको सिखाते हैं और दूसरा डायग्राम बना के। जैसे डायपोल मान लो ऐसा है, यहां पे माइनस क्यू और यहां पर प्लस क्यू, और डायपोल मोमेंट हमेशा माइनस से प्लस, तो इसके डायरेक्शन में जाओगे तो ये कहलाएगा एक्सियल लाइन। देखिए यहां लिखा हुआ भी है एंड ऑन पोजीशन। चलिए इसी से काम चला लेते हैं, ये हमारा एक्सियल लाइन हो गया। और अगर आप इसके परपेंडिकुलर चलते हैं ऐसे, ये कहलाता है इक्वेटोरियल लाइन। अब आपका कंसेप्ट बन गया होगा कि किसको कहते हैं एक्सियल लाइन और किसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। पी के डायरेक्शन में जाते रहिए तो एक्सियल लाइन, और अगर मिडिल पॉइंट से चल रहे परपेंडिकुलर तो इक्वेटोरियल लाइन ब्रॉड साइड पोजीशन। और इसके अलावा कहीं भी चला जाइए यहां पर, दिस इज अ जनरल पॉइंट एनीवेयर। तो ये तीन केस में हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आज आपको हम एक केस में दिखा रहे हैं, बाकी दो केस अगले क्लास में होगा। तो पहले इसको समझ गया आप। लेकिन हाँ एक बात और समझिए, अगर आप इसके अपोजिट जाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा एंटी एक्सियल।
एंटी एक्सियल। तो इधर भी अगर अपोजिट आइएगा यानी प्लस से किधर माइनस की ओर, एंटी एक्सियल। तो ये मत सोच लीजिए कि एंटी इक्वेटोरियल भी होता है, एंटी एक्सियल होता है, एंटी इक्वेटोरियल नहीं होता है। तो 3 केस में इंटेंसिटी निकालने की बात आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका तीनों केस इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें से एक केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी चर्चा बनाने के बाद करेंगे, पहले नहीं, लेकिन तीनों इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप ध्यान लगाइएगा। हम अगला केस में आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ टॉपिक लिखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल अलोंग एक्सियल लाइन। 3 केस में इंटेंसिटी निकालने की डिमांड करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, और इसे 3 न्यूमेरिकल के रूप में आप समझें। एनसीईआरटी में इसे न्यूमेरिकल की तरह वर्कआउट में सॉल्व कर दिया गया है वैल्यू लेकर के। हम इसको ड्राइव करके दिखाना चाहते हैं, लेकिन आप ध्यान लगाइए यहां पर जो बात कर रहे हैं इसको जरा समझिए। एक्सियल लाइन में, अभी एक्सियल लाइन की बात कर रहे थे, आप समझ गए होंगे एक्सियल लाइन किधर होता है। लीजिए यहां पर एक पॉइंट M ले लेता हूं। इसी पॉइंट M पर पूरे डायपोल के कारण हमें इंटेंसिटी निकालना है। तो आप सिंपल सोचिए, माइनस Q के कारण यहां इंटेंसिटी निकाल लेंगे, प्लस Q के कारण यहां इंटेंसिटी निकाल लेंगे, और जो सिचुएशन बनेगा उसके अकॉर्डिंग नेट वैल्यू निकाल लेंगे। अब रहा सवाल ये सेपरेशन कितना है सर M का। तो ये सेपरेशन हमेशा मेजरमेंट होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द डायपोल, इसीलिए इसका टोटल लेंथ को 12 बोलते हैं। चलिए जी, यहां से देखो रेड पेन से दिखा रहे हैं सेपरेशन R है। अब आप सोचते होंगे सर हमको इसके कारण निकालना है यहाँ इंटेंसिटी, तो ये सेपरेशन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। इसके कारण निकालना तो ये सेपरेशन चाहिए। तो आप ही बताओ ये 12 है तो कितना होगा, L और L। रेड एंड ब्लैक कर रहे हैं ताकि साफ साफ दिखेगा आपको। अब बताओ ये पूरा R है और ये L है, तो यहां से कितना बचेगा बताओ आप लोग, R माइनस L। फिर O से M तक का R है और ये स्मॉल l है, बताओ यहां से कितना हो जाएगा, R प्लस L। चलिए आपको A से भी सेपरेशन मिल गया M का और B से भी सेपरेशन मिल गया M का। और वो पुराना ट्रिक्स, जहां इंटेंसिटी निकालना है वहां छुपा हुआ है +1 कूलम चार्ज, और वो साइलेंट रहेगा। तो ये प्लस इसको क्या करेगा, रिपेल, इस इंटेंसिटी को EB। ये कितना लंबा खींचिए उसे मतलब नहीं है, ये इफेक्ट यहां डाल रहा है। अब ये माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये। तो कहिएगा सर दोनों डायरेक्शन तो अपोजिट हो गया, नेट वैल्यू के लिए माइनस करेंगे, बिल्कुल सही। लेकिन किस में किसको माइनस करेंगे बच्चों, आप ये फॉर्मूला जानते हो ना, E = KQ/R²। तो सेपरेशन अगर कम तो इंटेंसिटी का वैल्यू ज्यादा। तो यहां से सेपरेशन कम है R माइनस L, और ये सेपरेशन R प्लस L, तो स्वाभाविक ही ज्यादा है। तो इस चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी वो ज्यादा होगा और इसके कारण कम होगा। तो माइनस कैसे करेंगे अंदाजा आपको मिल रहा होगा। नेट इंटेंसिटी E बराबर, बोलो EB माइनस EA करेंगे, EB माइनस EA। अगर यहां एरो डालते हैं तो एलोंग लिख दीजिए, एग्जामिनर को साफ साफ समझ में आएगा। एलोंग, चूंकि EB बड़ा है आपको क्लियर कर देता हूं, EB ग्रेटर देन EA, तो नेट इंटेंसिटी उधर ही मूव करेगा। नेट इंटेंसिटी E। हम आगे बढ़ना चाह रहे थे लेकिन एक पॉइंट माइंड में आ गया। अब इस नेट इंटेंसिटी E का डायरेक्शन देखो, ध्यान लगाना बाबू, E का डायरेक्शन देखो और P का डायरेक्शन देखो, सेम है, इसलिए E और P के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो यहां ऐसे कर दो वेक्टर E पैरेलल P। ये माइंड में रखना, एक्सियल लाइन में इंटेंसिटी डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, इंटेंसिटी मतलब नेट इंटेंसिटी सेम होता है। अब आप यहां बनाते चलिए, कैलकुलेशन कीजिए। एलोंग यहां लिख रहा था ना जी, तो हो जाएगा A to M लिख दो, चाहे A to B लिख दो, A to M कर दो, उधर चला गया। EB निकालना है, वैल्यू निकाल लीजिए, तो हो जाएगा KQ
बी से सेपरेशन बताओ, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ सेपरेशन बताओ तो हो जाएगा के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब केवल सॉल्व करते चलिए, के क्यू कॉमन 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर और यहाँ पर 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ आप के डी प्रसाद की जरूरत नहीं है, सिंपल काम चल जाएगा। अब कॉमन हो गया के क्यू, एलसीएम बताओ, आर माइनस एल और आर प्लस एल, तो इधर हो गया, इस पूरे को स्क्वायर कर दीजिए, इसको थोड़ा और नीचे रखो, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर और आर माइनस एल का होल स्क्वायर। केवल सिंप्लीफिकेशन है, के क्यू ए प्लस बी को होल स्क्वायर में डिवाइड कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहानी होता है ना बाबू, 2RL माइनस, भाइयों बहनों यहाँ बोलो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL बिग ब्रैकेट, ए माइनस बी इंटू प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको बोलते हैं टिंग टांग। देखिए कैसे हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। केवल सिंप्लीफिकेशन। बताओ ये माइनस होगा कि नहीं, तो आर स्क्वायर माइनस में और ये प्लस में कैंसिल, ए भी कैंसिल और ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट लिखिए 2RL और 2RL कितना हो जाएगा 4RL, यहाँ आपका बन जाएगा 4RL और के क्यू चल ही रहा है पहले से। इधर जो आपका उसको लिखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। लीजिए कहानी क्या बनेगा, हम एक जुगाड़ में हैं, कहिए कौन सी जुगाड़ में है सर, देखिए जुगाड़ लगा रहे हैं 12 इंटू 2R। क्या बच्चों 4RL को 12 इंटू 2R लिख सकते हैं, हम इसके जुगाड़ में थे। यहाँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, बताओ इसके लिए क्या हो जाएगा P, यहाँ 2R बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल अलोंग एक्सियल लाइन। लेकिन अगर बोल देगा शॉर्ट डायपोल के लिए निकालिए, देखिए इस छोटा जगह में जुगाड़ भट्ठा लगा रहे हैं फॉर शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल बोलने, डायपोल तो शॉर्ट होता ही है, लेकिन क्वेश्चन में अगर शॉर्ट डायपोल की चर्चा करता है दैट मीन्स एल स्क्वायर को आप रिजेक्ट कर दीजिए, एल स्क्वायर वेरी स्मॉल, एल स्क्वायर इज नेग्लिजिबल। यहां लिख देता हूं ऐसे, एल स्क्वायर मच मच लेस देन आर स्क्वायर, मच मचा दिया, तो यहां पर एक खत्म हो जाएगा। आपके पास जगह बना रहे भाई साहब, रुकिए, आपके पास क्या आने वाला है 2kpr और ये खत्म हो जाएगा तो r का पावर 4, इसको कैंसिल कर दो, लीजिए लास्ट में एरो मार दीजिए 2kp बाई आर क्यू और यहाँ फिर से ई प्रोपोर्शनल, ई पैरेलल पी कर दीजिए, प्रोपोर्शनल भी है और पैरेलल भी है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल अलोंग एक्सियल लाइन, और फिर लास्ट में एक स्पेशल केस के तहत हम शॉर्ट डायपोल के लिए भी निकाल लिए हैं। लेकिन बच्चों इस बात को ध्यान रखना, क्लास एंड होने से पहले E जो है यहाँ आर क्यू का है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जबकि पॉइंट चार्ज के लिए जानते हैं E प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई आर स्क्वायर, लेकिन शॉर्ट डायपोल के लिए होता है E प्रोपोर्शनल 1 बाई आर क्यू। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, ये जो आपके दोनों बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आता है, इस पर अगर आपका कमांड रहता है तो निश्चित रूप से आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए क्लास के एंड में आपसे हम कहना चाहते हैं, अभी जहां तक हमारा कोर्स बढ़ा है यानी डायपोल तक, इसमें आप 100 ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन कर लीजिए। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उससे 100 ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन कर लीजिए, ताकि आप किसी भी तरह से अपने आप में कमजोर ना रहें, थ्योरेटिकली, न्यूमेरिकली, कंसेप्ट के आधार पर और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर आप मजबूत रहें, साथ ही साथ बनल रहें। आज की सेवा यही समाप्त होगा, हम आपसे लेते हैं अलविदा। थैंक यू सो मच।